नमस्कार, वीडियो की इस अंक में देखते हैं एक महत्वपूर्ण कवरेज जिसमें लोकसभा चुनाव यानी जो 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव किया जा रहा है 2024 में, उस पर एक विशेष कवरेज है। साथ ही इसमें लोकसभा के प्रथम आम चुनाव से लेकर के और ये 18वीं जो लोकसभा चुनाव है, इस पर विशेष कवरेज करेंगे। इसमें संपूर्ण जानकारी को देखेंगे। तो इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं जो पहला है, चुनाव आयोग 16 मार्च को लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। किसी भी देश के लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए चुनाव एक आवश्यक प्रक्रिया है। भारत में भी इस समय लोकसभा चुनाव की काफ़ी चर्चा हो रही है। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा की गई, अर्थात 16 मार्च से जो है भारत में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। आगे इसमें देखते हैं, आपको बताते चलते हैं कि इस बार लोकसभा इलेक्शन 7 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं, यानी 7 चरण में आयोजित किए जाएंगे। पिछला जो 2019 में आयोजित किया गया था वो भी 7 चरण में आयोजित किया गया था। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को कराई जा चुकी है और वहीं 7वें आखिरी चरण का मतदान 1 जून को कराया जाएगा और वोटों गिनती 4 जून को कराई जाएगी। इसमें देखते हैं तो यह है चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में, यानी चुनावी तारीखों के ऐलान हमने देखा कि 16 मार्च 2024 को किया गया। तो इसी ऐलान के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी MCC लागू हो गई। अक्सर लोगों को आदर्श आचार संहिता यानी आदर्श आचार संहिता और धारा 144 में कन्फ्यूजन होने लगता है। तो दोनों के तहत एक ही तरह की पाबंदियां लगती है, या कहें कि दोनों में कोई अंतर है, इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। आचार यानी आदर्श आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता को पहले कॉलम लेते हैं, दूसरे में धारा 144 को लेते हैं। तो पहला जो है इसको समझते हैं। तो आदर्श आचार संहिता क्या है? आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया गया एक दिशा निर्देशों का एक समूह है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जरूरी माना गया है। धारा 144 के बारे में देखें तो एक औपनिवेशिक युग का कानून है। यह जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट को आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। दूसरा दोनों में अंतर देखें तो यह है कि आदर्श आचार संहिता यानी MCC के तहत लीगल रूप से कोई बाध्यता नहीं है। धारा 144 के बारे में देखें तो ये कानून रूप से बाध्य है और इसमें सजा भी हो सकती है। धारा 144 के तहत आदेश का उपयोग किसी दिए गए क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों या आम जनता पर किया जा सकता है। तीसरा अंतर यहाँ पर है, इसको देखते हैं तो यह है, यानी आदर्श आचार संहिता की शुरुआत के बारे में देखें तो साल 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। आदर्श संहिता के तहत लोकसभा विधानसभाओं चुनाव की निष्पक्ष और संचालन की शक्ति दी गई है। जबकि धारा 144 के बारे में देखें तो 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 144 किसी भी राज्य या क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट को एक क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों की सभा पर रोक लगाने का आदेश जारी करने की शक्ति अधिकृत करती है। इसके बाद अगला अंतर इसमें देखा जाए तो यह आदर्श आचार संहिता यानी MCC भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है, जो एक रूल बुक की तरह है। इलेक्शन के दौरान कोई भी बिना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के, और यहाँ पे देख लें धारा 144 के तहत किसी भी गैर कानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य पर दंगे में शामिल होने का मामला दर्ज सकता है। साथ ही क्षेत्र में इंटरनेट को भी बंद किया जा सकता है धारा 144 के तहत। जबकि आदर्श आचार संहिता के तहत देखें तो कि 50,000 का कैश आप नहीं ले जा सकते, यानी जब MCC लागू हो तो 50,000 का कैश आप नहीं ले जा सकते। साथ ही इसमें देखें तो यह जरूरी है कि साथ ही कास्ट और कम्युनल बेस के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, यानी जाति और धर्म के आधार पर आप जो वोट नहीं मांग सकते। आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत इसमें बाध्यता है। अगला इसमें अंतर देखा जाए तो यह बनता है, आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के तहत सभा, जुलूस, मतदान के लिए नेताओं के दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। साथ ही इसके तहत पोलिंग बूथ के लिए भी विशेष दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जिनका अनुपालन न करने पर कार्रवाई की जा सकती है। और धारा 144 के बारे में देखते हैं तो यह है कि धारा 144 उपद्रव या किसी घटना के संभावित खतरों को देखते हुए लगाई जा सकती है जिसमें मानव जीवन या संपत्ति को क्षति पहुंचाने की आशंका होती है। इसके बाद इसमें देखें तो यह है अंतर, इसके तहत यानी आदर्श आचार संहिता के तहत राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियां, कार्यों और फैसलों तक सीमित होनी चाहिए। जबकि धारा 144 के तहत कोई भी आदेश 2 महीने से अधिक समय तक लागू नहीं रह सकता, लेकिन राज्य सरकार इसकी वैधता को 2 महीने और अधिकतम 6 महीने तक बढ़ा सकती है। यानी ध्यान देना है कि राज्य सरकार इसको 2 महीने और अधिक से अधिक 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है। किसको? धारा 144 को। अगला देखें तो अगला इसमें महत्वपूर्ण यह बनता है, इसके तहत राजनीतिक दलों को अपनी किसी भी बैठक या रैली में स्थानीय प्रशासन को सूचित करना आवश्यक है ताकि बैठक के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। धारा 144 स्थिति सामान्य होने पर इसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है। थोड़ा सा और डिटेल करते हैं तो इसमें देखते हैं तो आदर्श आचार संहिता की शुरुआत कब हुई थी, इसके हमने देख लिया है। तो यहाँ पर भी देखते हैं इसको। इसकी शुरुआत साल 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। इसके तहत प्रशासन ने पॉलिटिकल पार्टियों और उसके उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता बनाई थी, जिसमें चुनावी सभाओं और भाषणों से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए थे। संहिता को समझे तो आदर्श आचार संहिता चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही लागू हो जाती है। जैसे कि देखें इस बार 2024 में
18वीं जो आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसमें 16 मार्च को तारीखों का ऐलान किया गया। तो 16 मार्च से जो है यह आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। तो इसको देखते हैं, यानी यह आपका बनता है आदर्श आचार संहिता चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही लागू हो जाती है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव या फिर लोकसभा का। तारीखों के ऐलान के साथ इसके तहत बने नियमों का पालन करना जरूरी हो जाता है। आदर्श आचार संहिता यानी MCC भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया गया दिशा निर्देशों का एक समूह जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जरूरी माना गया है। इसके तहत बने नियमों का पालन सभी राजनीतिक दलों को और उनके उम्मीदवारों को करना होता है। समझ लेते हैं। तो यहाँ पर यह है धारा 144 एक औपनिवेशिक युग का कानून माना जाता है, जिसका उद्देश्य आम जनता के लिए परेशानी को रोकना और क्षेत्र में शांति बनाए रखना है। इस आदेश का उपयोग किसी क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों या आम जनता पर किया जा सकता है। इसके तहत क्षेत्र में 4 लोगों या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध होता है। कुछ और जानकारी को इसमें ऐड करते हैं। तो पोस्टल बैलेट न्यू रूल्स को देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में चुनाव आयोग के परामर्श से पोस्टल वोटिंग की न्यूनतम आयु, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पीटी के लिए, ये पोस्टल वोटिंग की न्यूनतम आयु 80 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दिया। इसके तहत चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया गया। सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला है। अब 85 वर्ष की आयु उससे अधिक उम्र के लोग पोस्टल वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इससे पहले कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में संशोधन के माध्यम से आयोग ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग की अनुमति दी थी। आगे देखते हैं। तो सरकार ने यह फैसला मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लिया है। इस बदलाव के बाद देश की बुजुर्ग आबादी अपने मताधिकार का प्रयोग आसानी से कर सकेंगे। साथ ही इसे चुनाव प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो क्या होता है पोस्टल वोटिंग, इसको समझ लेते हैं। तो पोस्टल वोटिंग या इसको डाक मतदान भी कहा जाता है, डाक मतदान भी मतदान का एक तरीका। इसके तहत मतदाता पोलिंग बूथ तक व्यक्तिगत रूप से जाने के बजाय डाक द्वारा अपना मत डालता है। यह पोस्टल वोटिंग उसके निर्वाचन क्षेत्र पर पहुंच जाता है और उसकी गणना काउंटिंग के दिन की जाती है। यह सुविधा उनके लिए होती है जो वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान क्षेत्र से दूर रहते हैं, यानी वोटिंग के समय अपने मतदान क्षेत्र से दूर रहते हैं। यह दिव्यांग मतदाता या चुनाव के दिन आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों के लिए होता है। साथ ही यह उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी जो विभिन्न कारणों से व्यक्तिगत रूप से मतदान करने में असमर्थ हैं। कौन होते हैं पोस्टल वोटिंग के पात्र, इसमें देखें। तो चुनावी ड्यूटी वाले मतदाता, तो इसमें देखते हैं कौन लोग होते हैं। तो इसमें देखा जाए तो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों के सदस्य और अन्य सरकारी कर्मचारी जो अपने गृह निर्वाचन क्षेत्रों से दूर चुनाव ड्यूटी पर तैनात हैं, वह पोस्टल वोटिंग का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो अनुपस्थित मतदाता ऐसे व्यक्ति जो काम या बीमारी या दिव्यांग होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए सुविधा है। और अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने 80 से बढ़ाकर जो है 85 प्लस यानी 85 जो एज है जिन बुजुर्गों की, उनको यह यानी पोस्टल वोटिंग की सुविधा दी है। के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो काम, बीमारी या विकलांगता कारण अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र से दूर होने के कारण से व्यक्तिगत रूप से मतदान करने में असमर्थ है। इसमें वे मतदाता भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें चुनाव अवधि के दौरान निवारक हिरासत आदेशों के तहत हिरासत में लिया गया था, जो जेल में बंद हो। सरकार ने फैसला क्यों लिया, यानी देखें सरकार यह फैसला वरिष्ठ नागरिकों की संख्या को देखते हुए लिया है। देश में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या लगभग 1.25 करोड़ है, यानी 1.75 करोड़ है, जिसमें से 80 से 85 वर्ष की आयु वालों की संख्या लगभग 98 लाख है। वहीं 100 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 2.38 लाख है। इस फैसले से वरिष्ठ नागरिकों की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी और बढ़ेगी, जो एक मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। अब थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। इस बार का जो 18वां आम चुनाव चल रहा है, 18वां, उसमें जो एक महत्वपूर्ण जो घटना घटी या घटनाक्रम घटित हुआ, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो इसमें देखते हैं इसके शुरुआत और इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखें कब शुरू हुआ था इलेक्ट्रो बॉन्ड, तो इसमें देखें इलेक्टोरल बॉन्ड, इसमें देखें इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत भारत में साल 2017 में की गई थी, यानी यह लगभग देखें तो 7 सालों तक प्रवृत्त था, यानी जो है 2 लोकसभा चुनाव तक ये प्रवृत्त था। तो इसमें देखें जिसमें जनवरी 2018 में कानूनी रूप से लागू कर दिया गया था। इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI राजनीतिक दलों को पैसे देने के लिए बॉन्ड जारी करने का अधिकार मिला था, किन पार्टियों को मिलता था। इसके अलावा इसमें देखें इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक में कोई भी 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये में से किसी भी मूल्य की बॉन्ड खरीद सकता था, यानी 10 गुना के रूप में वृद्धि हो रही। अर्थात यह जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 10 गुना के रूप में इसका न्यूनतम देखें तो 1,000 है और देखें 1 करोड़ रुपये बनता है, किसी भी रुपये के मूल्य की बॉन्ड खरीद सकता था। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से केवल उन्हीं पार्टियों को फंडिंग की जा सकती थी जिन्हें लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों कम से कम 1% वोट मिला होता था। अब देखें इसको रद्द होने के बाद क्या 18वें जो लोकसभा चुनाव उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला, तो इस पर देखते हैं। चुनावी बॉन्ड को लेकर मामला पिछले कई सालों से कोर्ट में लंबित था, लोगों की इस पर निगाहें इसलिए फैसला लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। इसको देखते हैं, यानी इसमें देखें कोर्ट ने आगे कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना अनुच्छेद यानी संविधान में अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करता है।
जिस कारण कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जो वर्तमान में 50वें सीजेआई ऑफ इंडिया हैं, वो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। इन्हीं के समय में यह इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द किया गया और उन्होंने किसका हवाला दिया? अनुच्छेद 1A का जो है इसमें हवाला दिया कि इसका उल्लंघन करता है। संवैधानिक प्रावधान को देखें तो जो मूल अधिकार है वह संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वह मूल अधिकार फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई है। संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे, परंतु जो है देखें 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से जो है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी इसमें देखिए संविधान में जो 6 अधिकार दिए गए हैं, संविधान में जो 6 मूल जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं या मूलभूत अधिकार दिए गए हैं या मूल अधिकार दिए गए हैं वो कौन से हैं? तो पहला जो है जो 6 अधिकार दिए गए हैं उसमें पहला जो है समता का अधिकार है, समता का अधिकार है और यह जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसमें चर्चा की गई है। इसके बाद देखें दूसरे भाग में जो है यह स्वतंत्रता का अधिकार है, यह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। इसी के जो 19(1) फर्स्ट है, यह दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत ही है, इसी का उल्लंघन होने पर रद्द किया गया। तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 से 24 तक है और चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 तक है और पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है और यह जो है 29 और 30 है। इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार हैं, यानी इन मूल अधिकारों में देखें जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसमें से केवल जो अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को प्राप्त है उसमें अनुच्छेद 15, 16, 19 जो यहाँ 19 फर्स्ट ए दिया गया, 19, 29 और 30 भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। और नागरिकों विदेशी नागरिकों को कुल जो मूल अधिकार प्राप्त है उसमें देखें 14, 20, 21, 21 का 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 कुल मिलाकर 11 अधिकार हैं। चर्चा कर लेते हैं यह जो अधिकार दिए गए हैं, यानी जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है जिसमें कुल मिलाकर 6 अधिकारों की जो गारंटी दी गई, 6 अधिकारों की रक्षा का दिया गया है और मूल अधिकारों के जो रक्षक है वो भारत का सुप्रीम कोर्ट है और संविधान का रक्षक भी सुप्रीम कोर्ट ही है। तो इसमें देखें अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता और ये जो अधिकार हैं तो उसमें पहला देखते हैं वह है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, दूसरा देता है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार देता है, तीसरा संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार देता है, चौथा जो है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार देता है और पांचवा भारत के राज्य क्षेत्र किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने का या निवास करने का अधिकार देता है और छठा इसमें कोई भी वृत्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार देता है। मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने का और अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। और देखें तो राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये जानकारी है जो यह बनता है वो पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार वो अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए का उल्लंघन करता है, इसी की यह डिटेल में है। तो इसे आप देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। तो वाक एवं अभिव्यक्ति, इसमें देखते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह क्या है। तो ये देखें, यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, यानी इसमें मत देने की बात आती है। सबसे पहली बात यह है कि वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, जो कि मत देने का यहाँ से यह होता है, मत देने, विश्वास एवं सहयोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों की स्वतंत्रता देता है। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्न को सम्मिलित किया है, यानी 10 पॉइंट इसमें सम्मिलित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो पहला देखें, अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार देता है, प्रेस को स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है। इसके बाद व्यावसायिक विज्ञापन स्वतंत्रता का अधिकार देता है, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार देता है, यानी फोन कोई टाइप करा तो उसके विरुद्ध ये जो है अधिकार देता है, यानी फंडामेंटल राइट ये भी है। पांचवा, प्रसारित करने का अधिकार अर्थात सरकार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक अधिकार नहीं है। छठा, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। सातवां, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। आठवां, शांति का अधिकार। नौवां, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार और 10वां, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। वाक यानी राज्य वाक में व्यक्ति स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यह प्रतिबंध लगाने के आधार पर इस प्रकार है: भारत की एकता और संप्रभुता की रक्षा के आधार पर, राज्य की सुरक्षा के आधार पर, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध के आधार पर, नैतिकता की स्थापना पर, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता आदि पर इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसमें देखते हैं तो यह है, यानी इस पर जो प्रतिबंध लगाया है, हमने देखा कि भारत के जो 50वें यानी वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने पिछले साल 2 नवंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 2024 में इसकी फैसला दिया, यानी मार्च 2024 में दिया, यानी आचार संहिता लगने से पहले। तो इसमें देखें, चुनाव आयोग ने किया
चुनाव आयोग ने डेटा किया अपलोड। इसमें देखते हैं भारतीय चुनाव आयोग जो कि अनुच्छेद 324 संबंधित है, भी कई बार पूछता है, ने चुनावी बांड के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। ईसीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, भारत के चुनाव आयोग ने आज अपनी वेबसाइट पर चुनावी बांड पर एसबीआई से प्राप्त डेटा जैसा है जहां है, यानी ये भी ध्यान देना है कि यह इस टाइटल के साथ है, के आधार पर अपलोड कर दिया। एसबीआई से प्राप्त डेटा को इस यूआरएल पर एक्सेस किया जा सकता है। यह एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर एक्सेस किया जा सकता है। इस साल कई सालों से कोर्ट में लंबित था और लोगों को इस पर निगाहें इसलिए भी थी कि फैसला लोकसभा चुनाव पर भी असर डाल सकता है। अक्टूबर में इस मामले को लेकर भारत के अटॉर्नी जनरल, जो वर्तमान भारत के अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा था कि यह राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे में साफ धन के उपयोग को बढ़ावा देता है। CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजीव कुमार, उनके बारे में देखते हैं। यानी जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत है और इसके अंतर्गत जो ये प्रावधान किया उसमें देखें तो हाल ही में CEC राजीव कुमार सहित 3 अधिकारियों ने, यानी इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उसको देखें। अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर बैठक की। गौरतलब 2 चुनाव आयुक्तों, इसमें देखें एक हैं सुखबीर संधू हैं और दूसरे हैं ज्ञानेश कुमार को हाल ही में नियुक्ति की गई थी मार्च 2024 में। 16 मार्च को जो आचार संहिता लगी थी, तो इन दोनों की नियुक्ति के बाद ही आचार संहिता लगाई गई थी। सुखबीर संधू इससे पूर्व जो है एक रिटायरमेंट हो गए थे फरवरी 2024 में और एक ने इस्तीफा दे दिया था मार्च में। उस इस्तीफे के बाद दोनों जो है चुनाव आयुक्तों का पद रिक्त हो गया था। इसको जो है 4-5 दिन के अंतर्गत ही सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को जो है चुनाव आयुक्त बनाया गया। इसके बाद ही जो है 18वें लोकसभा आम चुनाव की घोषणा की गई, जो 7 चरणों में कराई जा रही है। पहला चरण 19 अप्रैल को था, बीत चुका है। दूसरा चरण जो 26 अप्रैल को था वो भी चुका है। तीसरा चरण जो अभी तीसरा चरण से लेकर 7वें चरण का कार्यक्रम जारी। आगे हम देख रहे हैं इसमें इनके अंतर्गत भी ऐड कर लेते हैं। तो निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें देखें अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। पंचायत और नगर निगम का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्यीय निकाय था चुनाव आयोग। और इसमें देखें तो मत देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। कब किया गया? 1989 में। तो देखें मत देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के बाद 16 अक्टूबर 1989 से 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जो वर्तमान में है। यानी यह जो 16 अक्टूबर 1989 को जो 61वां अमेंडमेंट 1989 किया गया था, इसी के तहत जो है मतदान की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर गई, अर्थात 1989 से पहले 21 वर्ष थे। 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्त का पद समाप्त हो गया, यानी पुनः 1 साल बाद समाप्त कर दिया गया। पुनः देखें तो 1993 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और वर्तमान तक की जारी है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष होता है या आयु इनकी 65 वर्ष, जो भी पहले हो, यानी इनका कार्यकाल 6 वर्ष है या आयु 65 वर्ष, जो भी इसमें पहले हो, रिटायरमेंट हो जाते हैं निर्वाचन आयोग। और वर्तमान में हमने देखा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है और 2 अन्य जो आयुक्त इसमें सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार हैं। इलेक्शन 2024 का फुल शेड्यूल के बारे में देख लेते हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 7 फेज में कराए जा रहे हैं। पहला फेज 19 अप्रैल और आखिरी फेज 1 जून 2024 को संपन्न होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आएंगे। इस बार कुल मतदाताओं में देखें, मतदाताओं की संख्या जो है 49.7 करोड़ पुरुष हैं और 47.1 करोड़ महिलाएं हैं और 48,000 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। इसके अतिरिक्त 1.8 करोड़ पहली बार मतदाताओं को सूची में शामिल किया गया। पहली बार शामिल जो मतदाता हैं वो लगभग 2.25 करोड़ हैं, यानी 1.8 करोड़ पहली बार मतदाताओं की सूची है। यानी 18 वर्ष का एज प्राप्त करके जो एज में शामिल हुए 1.8 करोड़ पहली बार मतदाता वोट अपना करेंगे। यानी इसको शेड्यूल को देख लेते हैं। यहाँ तो फेज है, यानी इसमें देखें फेज है, वोटिंग की तारीख है, सीट है, कुल राज्य और यूटी हैं। यानी भारत में देखें वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। यूटी कुल मिलाकर 36 राज्य हैं। भारत में नतीजे कब जारी किए 4 जून को। इसमें देखते हैं पहला फेज 19 अप्रैल 2024 को 102 सीटों के लिए और इसमें 21 स्टेट और यूटी हैं, कुल 36 में से 21 राज्य में नतीजे जो 4 जून को इसका सभी का मिलाकर। दूसरा फेज 26 अप्रैल 2024 को 89 सीटें हैं, 13 स्टेट और यूटी हैं। तीसरा फेज जो होगा 7 मई 2024 को, इसमें सीटें 94 हैं और यह 12 स्टेट और यूटी इसमें शामिल हैं। और चौथा फेज देखें तो यह है 13 मई 2024 को, इसमें 96 सीट हैं और इसमें 10 स्टेट एंड यूटी शामिल हैं। और पाँचवा फेज इसमें देखें, पाँचवा फेज 20 मई 2024 को है, इसमें 49 सीटें हैं और इसमें 8 स्टेट एंड यूटी शामिल हैं। और आठवां फेज देखें छठा फेज इसमें देखें 25 मई 2024 को है और इसमें 57 सीटें शामिल और इसमें 7 स्टेट एंड यूटी शामिल हैं। और आखिरी जो इसका चरण है 7वां फेज 1 जून 2024 को, इसमें 57 सीटें हैं और इसमें 8 स्टेट एंड यूटी शामिल और सभी नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे। अब इसमें देख लेते हैं ऑफिशियल वोटर्स डेटा को देख लेते हैं 2019 बनाम 2024 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें तुलनात्मक रूप से देखें 2019-2024 से 5 साल के अंतर्गत क्या इसमें परिवर्तन हुआ है। कुल मतदाता जो 2019 में 89.6 करोड़ थे, इस बार बढ़कर के 96.8 करोड़ हो गए हैं। लगभग देखें कितने बढ़े हैं तो 7 करोड़ मतदाता बढ़े हैं
5 सालों में। पुरुष मतदाता 46.5 थे 19 में और इस बार 49.7 हैं, यानी कुल मिलाकर लगभग देखें 3 करोड़ के आसपास बढ़े हैं। महिला मतदाता 43.1 करोड़ थे और यह बढ़कर जो है 47.1 करोड़, यानी इसमें देखें तो 4 करोड़ की वृद्धि हुई है। यानी 7 करोड़ में देखें जो वृद्धि हुई है उसमें 4 करोड़ जो मतदाता महिलाओं बढ़ी हैं, 3 करोड़ पुरुष मतदाता बढ़े हैं। थर्ड जेंडर देखें तो 39,683 मतदाता थे और ये बढ़कर 48,044 हो गए, यानी इसमें भी देखें तो लगभग 9,000 की वृद्धि हुई है। PWD मतदाता देखें 45.64 करोड़ थे और इस बार 88.35 करोड़ हो गए हैं और इसमें देखें 18 से 19 साल के मतदाता पिछले साल 1.5 करोड़ थे, इस बार लगभग 2 करोड़ हैं, यानी 1.85 करोड़ हैं। सोर्स चुनाव आयोग से लिया गया। साथ में इन राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी इस बार आम चुनाव जो है यानी 18वां आम चुनाव के साथ जो है इन राज्यों में लोकसभा विधानसभा चुनावों का भी ऐलान किया गया। इसमें देखें तो लोकसभा इलेक्शन 2024 के साथ 4 राज्य, इसमें ध्यान देना 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे, जिस प्रकार है इसको देख लेते हैं। राज्य और विधानसभा चुनाव यहाँ सीटों की संख्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य और विधानसभा सीट इसमें उड़ीसा में कराए जाएंगे 147 सीट, यानी मैक्सिमम इसमें मैक्सिमम तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है, दूसरे स्थान पर उड़ीसा है। तो क्रम से इसको देख लेते हैं। पहले जो है उड़ीसा में कराया जाएगा, यानी राज्यसभा जो विधानसभा सीट से एक साथ कराए जाने का जो इसमें प्रावधान किया गया है, इन्हीं के दौरान कराए जाने का प्रावधान इसमें 4 राज्य शामिल हैं। उड़ीसा जिसमें 147 सीटें हैं, सिक्किम 32 सीटें, अरुणाचल प्रदेश 60 सीटें और आंध्र प्रदेश 175 सीटें, यानी इन 4 राज्यों में सबसे मैक्सिमम सीट जो है आंध्र प्रदेश 175 है और सबसे कम सिक्किम की है जिसमें 32 सीटें हैं। ये सिक्किम जो देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। देखें तो यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भारत का जो राज्य है वह सिक्किम है और जनसंख्या की दृष्टि से देखें और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य को देखें तो गोवा बनता है। यानी ये पूछा जाता है अक्सर कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा पूछेगा तो वह सिक्किम बन जाएगा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछा जाएगा तो गोवा होगा। और सबसे बड़े राज्यों के बारे में देखें तो क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो होगा राजस्थान होगा और उत्तर प्रदेश जो क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की लगभग वर्तमान में देखें तो जो 2011 की जनगणना सेंसस कराई गई थी उसके दौरान लगभग 20 करोड़ आबादी थी उत्तर प्रदेश की, वर्तमान में 25 करोड़ प्लस आबादी हो गई है। हालांकि 2021 में जो कुल मिलाकर 16वीं जनगणना आम सेंसस कराई जाने वाली थी, लेकिन कोविड-19 कारण नहीं कराई जा सकी। यानी इसमें देखें स्वतंत्रता के बाद जो जनगणना, स्वतंत्रता से पूर्व 8 जनगणनाएं कराई जा चुकी हैं और स्वतंत्रता के बाद कुल मिलाकर देखें 7 कुल 15 जनगणना 2011 तक कराई जा चुकी थी और 2021 की यदि हो गई होती तो कुल मिलाकर जो है आज़ादी के बाद ये भी 8वीं हो जाती, कुल मिलाकर 16वीं होती, परंतु कोविड-19 कारण इसको टाल दी गई। अभी फिलहाल में 2021 की जनगणना नहीं कराई जा चुकी। लेकिन यूएनओ के आंकड़े के आधार देखें तो भारत की जनसंख्या जो है चाइना को पछाड़ करके वर्तमान में विश्व की नंबर 1 जनसंख्या वाला देश अपना भारत हो गया। उसकी आबादी जो है 140 प्लस करोड़ हो गई है, यानी 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा हुई है। तो यह महत्वपूर्ण रहा। एग्जाम में ये अक्सर पूछता है कि लोकसभा चुनाव के साथ किन राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए गए, उनकी सीटों की संख्या को मैच कराने को भी दे देता है। तो इस तरह से विधानसभा सीटों की संख्या रही है। और इसमें देखें तो CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 4M का जिक्र किया, ये एग्जाम पूछा सकता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है यानी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं ने 4M का जिक्र किया, जिसमें देखें 4 तरह की चुनौतियाँ हैं। यानी 4M में पहला जो ताकत, दूसरा पैसा, तीसरा गलत सूचना और MCC उल्लंघन शामिल हैं, यानी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन शामिल है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध, साथ ही 2100 ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की गई। इंपॉर्टेंट है, 2100 ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। CC राजीव कुमार ने पॉलिटिकल पार्टियों को आगाह करते हुए बशीर बद्र का शेर कोट किया, यानी इस शेर को देख लेते हैं। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो संविधान होना पड़े। यह बहुत महत्वपूर्ण शेर राजनीतिक पार्टियों के दृष्टिकोण से देखें। इस बार 57 करोड़ वोटर्स करेंगे मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 में 57 करोड़ वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने 8 फरवरी को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर से जुड़ी एक स्पेशल रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट के अनुसार इस बार 1829 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स, तो 29 नहीं बल्कि 19 हो जाएगा, ये उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स 2.25 करोड़ थे। वहीं इस बार 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% की वृद्धि हुई है। हुआ था चुनाव 2019 में भी 7 फेज में हुआ था। पिछली बार यानी कि लोकसभा चुनाव 2019 यानी 17वीं लोकसभा के 7 फेज में भी चुनाव कराए गए थे। तारीखों की घोषणा 10 मार्च 2019 की गई थी। 10 मार्च को आचार संहिता लगी थी, इस बार जो है 16 मार्च को लगी है और 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक 7 फेज में मतदान कराए गए थे। वहीं वोटों की गिनती 23 मई को की गई थी। जानकारी जो है प्रथम आम चुनाव के बारे में ऐड कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं भारत के संविधान के 1950 में प्रवृत्त होने के साथ, जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान प्रवृत्त हुआ यानी लागू हुआ, तो इसमें देखते हैं भारत के संविधान को 1950 में प्रवृत्त होने के साथ भारत का डोमिनियन स्टेट समाप्त हो गया था और ब्रिटेन की अधीनता पूरी तरह समाप्त हो गई।
यह संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य था। नागरिकता अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग 324 जो अनुच्छेद है 324 जो है यह भारत के चुनाव आयोग संबंधित है। देखें संबंध संवैधानिक प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 यानी भारत का संविधान अंग्रेकृत और अनअंगीकृत जो किया गया था वह 26 नवंबर 1949 को ही कर दिया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को जो भारत में वर्तमान विधि दिवस या कानून दिवस मनाने का प्रावधान प्रचलन में आया है। तो देखें जो संविधान अंग्रेकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसके करने का रीजन भी जो था पूर्व में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई गतिविधियों पर दृष्टिगत रखते हुए इसको किया गया था। तो देखें जब 26 नवंबर 1949 को किया गया तो उसी दौरान जो है नागरिकता अनुच्छेद 324 यानी नागरिकता और अनुच्छेद 324 संविधान के भाग 12 में 12 से 36 तक जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं और 5 से लेकर 12 तक जो नागरिकता का प्रावधान इसमें किया गया है ये, और अनुच्छेद 324 जो है ये 26 जनवरी 1949 को ही प्रवृत्त कर दिए गए थे। जबकि शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को जब ये लागू हुआ, जब भारत पूर्ण गणतंत्र रूप में स्थापित हुआ तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ। संविधान के में प्रदत्त लोकसभा के गठन संबंधी प्रावधानों के दृष्टिगत सरकार आम चुनाव कराना चाहती थी। संविधान निर्माताओं ने स्वयं संविधान में निर्वाचन प्रक्रिया समिति करते हुए प्रावधान में शामिल किया। चुनाव के आयोजन हेतु मूलभूत कार्य को देखते हैं तो निर्वाचन आयोग था। निर्वाचन आयोग को देख लेते हैं, अभी हमने डिटेल में संवैधानिक में देख चुके हैं। देखें तो निर्वाचन आयोग कार्यालय की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। 25 जनवरी 1950 को की गई थी और 26 जनवरी देखें 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। अप्रैल 1950 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के पारित होने के साथ ही एक स्वायत्त निकाय बन गया। सुकुमार सेन एक ICS जो वर्तमान में IAS है उस दौरान ICS अधिकारी भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। उन्होंने 21 मार्च 1950 को पद ग्रहण किया। यद्यपि संविधान में आवश्यकता पड़ने पर अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया था, लेकिन लंबे समय तक एकल सदस्य निकाय बना रहा। भारतीय निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग को प्रथम चुनाव आयुक्त करने से पहले काफी जमीनी कार्य करने पड़े। चुनाव हेतु विधान के बारे में देख लेते हैं तो संसद 2 प्रमुख विधियां पारित की गई जिसके अधीन आम चुनाव कराए जाने थे। पहला विधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 था जिसमें मतदाताओं की अर्हता और निर्वाचक नियमावली की तैयारी एवं प्रकाशन संबंधी प्रावधान किए गए थे। कि यद्यपि सरकार 1950 और फिर मार्च अप्रैल 1951 तक चुनाव करा लेना चाहती थी, लेकिन यह 15 अक्टूबर 1951 में जाकर संभव हो चुका। अनुमानतः 173 मिलियन भारत की जो तत्कालीन जनसंख्या थी वह जो 1950 में जनसंख्या भारत की 173 मिलियन थी, यानी इसमें देखें तो लगभग 17 करोड़ थे। 173 मिलियन भारत की तत्कालीन जनसंख्या थी। इससे अधिक लोग जिन्होंने 21 वर्ष आयु प्राप्त कर ली थी वो मतदाता के तौर पर पंजीकृत किया गया। हालांकि इसमें से 85% अशिक्षित एवं निर्धन थे और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, तब उन्हें चुनावों का कोई अनुभव नहीं था। इन लोगों को 489 लोकसभा सीटों जो देखें तो इस वक्त वर्तमान में जो है 443 सीटों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। तो उस दौरान कितने थे? 489 थे। प्रथम आम चुनाव समय लोकसभा सीटों में 489 सीटों में से 72 सीटें अनुसूचित जाति एवं 26 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई थी, जबकि राज्य विधानसभाओं के लिए निर्धारित कुल सीटों में से 470 अनुसूचित जातियों और 192 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो चुनावों का आयोजन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया और मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष की गई। जैसे वर्तमान देखें 18 वर्ष हो गई, 1989 की गई और 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 18 वर्ष की गई थी 1989 में। तो इसमें देखें तो पहले 21 वर्ष थे। जम्मू कश्मीर को छोड़कर कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या देखें तो इसमें जो है 17,32,13,665 थे, यानी उस वक्त हमने देखा 173 ये वोटर्स थे न कि जनसंख्या थी। इसमें से लगभग 45% महिलाएं थी। 1991 की जनसंख्या के मुताबिक भारत 1951 की जनगणना के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो उस दौरान 35,66,91,760 थी। इस प्रकार लगभग आधी जनसंख्या मतदाता में पंजीकृत थी, यानी 17 करोड़ थे। आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच 4 माह आयोजित किए गए। इस बार देखें तो 2.5 माह है। उस प्रथम आम चुनाव 2.5 माह कराए गए थे, सबसे लंबा जो प्रथम आम चुनाव था आयोजन किए गए थे। इस चुनाव में कुल 53 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 14 देखें 1874 उम्मीदवारों में से 533 स्वतंत्र निर्दलीय उम्मीदवार भी थे पहले आम चुनाव के समय। में देखें तो प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 जो 401 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा की 489 सीटों के लिए आयोजित किए गए थे, 26 भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व किया था। उस दौरान भी देखें तो यह भी शामिल उस 26 भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। उस समय एकल सीट वाले 314 निर्वाचन क्षेत्र, 2 सीट वाले 86 निर्वाचन क्षेत्र और 3 सीट वाला 1 निर्वाचन क्षेत्र था। 1960 में बहुल सीट वाले निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अमिट स्याही को एक सावधानीपूर्वक कदम के तौर पर शुरू किया गया। यह प्रक्रिया आज भी जो अमिट स्याही जो होती है, जो कि आप देखें तो सिल्वर क्लोराइड जो लगा होता है और सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का जो सिल्वर जो होता है क्लोराइड के रूप में जो होता है, इसका प्रयोग किया जाता है अमिट स्याही के रूप में। तो सावधानीपूर्वक कदम के तौर पर शुरू किया गया था। यह प्रक्रिया आज भी जारी है।
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को अपनाया गया था, जो कि आज भी जारी। इसलिए अधिकतम मत प्राप्त उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया। जीतने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की बहुमत की कोटे की आवश्यकता नहीं थी, यानी जो भी ज़्यादा मत पाएगा वो जीत जाएगा। 45.7% मतदान हुआ था। पहले आम चुनाव में देखें कितना वोटिंग की गई थी, 45.7% की मतदान किया गया था। आधिकारिक लोगों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर हिस्सा लिया था, यानी आधिकारिक लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था प्रथम आम चुनाव में।